नमस्कार दोस्तों। इग्नू के मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य EPS-03 के नोट्स। इकाई 1 अर्थव्यवस्था, समाज और शासन व्यवस्था में औपनिवेशिक हस्तक्षेप। उपनिवेशवाद को परिभाषित करने से पहले हमें दो बातें याद रखना आवश्यक है। उपनिवेशवाद को विश्वव्यापी अवधारणा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें कई देश अलग अलग क्षमता में शामिल थे। उदाहरण के लिए, जहां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश उपनिवेश के रूप में इसके शिकार रहे, तो वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल आदि यूरोपीय देश शक्तियों के रूप में लाभान्वित रहे थे। उपनिवेशवाद ने इन्हीं यूरोपीय राष्ट्रों के हितों का शोषण किया। नंबर 2, उपनिवेशवाद को एक संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें राजनीतिक नियंत्रण शामिल है। जब हम उपनिवेशवाद को संरचना के रूप में देखने की बात करते हैं, तो उपनिवेशिक शक्तियों के हितों, नीतियों, कार्यों, आधुनिकीकरण के कई तरह के कदमों, नई शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी भाषा पर जोर, विचार और विचारधारा आदि सभी को परस्पर संबंध करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक ही सुनियोजित रणनीति के ताने बाने हैं। अब हम उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करते हैं। विशेष रूप में उपनिवेशवाद दो देशों के बीच संबंध है, शासक और शासित के संबंध। एक देश द्वारा दूसरे देश का नियंत्रण का संबंध। इस राजनीतिक नियंत्रण का उद्देश्य उपनिवेश को अपने अधीन रखना और उपनिवेश की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है। यह अधीनीकरण मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य के द्वारा होता है। यह अधीनीकरण अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों को यह अपनी परिधि में समेट लेता है। अर्थव्यवस्था, समाज, शासन व्यवस्था, संस्कृति, संस्थाओं, विचारों और लोगों के दिमागों तक फैला यह अधीनीकरण स्थायी नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया है जो अलग अलग चरणों में फैलती चली जाती है। भारत की ही तरह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में ऐतिहासिक रूप से यह उपनिवेशवाद 3 अलग अलग चरणों से गुजरा। प्रत्येक चरण में अधीनीकरण का एक अलग स्वरूप रहा और जिसका प्रभाव उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था, समाज और शासन व्यवस्था पर अलग अलग रहा। औपनिवेशिक राष्ट्र की स्वयं की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक परिवर्तनों द्वारा ही ये परिवर्तन आए। उपनिवेशवाद के चरण। उपनिवेशवाद के चरणों के संबंध में कुछ बातें याद रखनी हैं। औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उपनिवेश के अधिशेष, सरप्लस, एप्रोप्रिएशन की चोरी करना उपनिवेशवाद का केंद्रीय तत्व था। प्रत्येक चरण को अधिशेष की चोरी के नए तरीके के आधार पर बांटा गया। जैसे जैसे उपनिवेशवाद फलने फूलने लगा और एक चरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, तो अगले चरण के लिए अधिशेष चोरी के नए तरीके विकसित होते गए। यदि एक चरण की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद अगले चरण में पहुंचा, तो पहले वाले चरण की व्यवस्थाएं उसमें भी विद्यमान रहीं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे चरण की कुछ विशेषताएं अवश्य थीं जो उसे पहले चरण से अलग करती हैं। अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अधिशेष चोरी का एक स्वरूप एक उपनिवेश में प्रमुख था। तीसरा चरण भारत में कमजोर था। दूसरा चरण इंडोनेशिया में कमजोर था। पहले और दूसरे चरण मिस्र में कमजोर रहे थे। पहला चरण व्यापार, एकाधिकार और राजस्व चोरी का काल। अन्य यूरोपीय व्यापारियों की तुलना में उपनिवेश के व्यापारियों और उत्पादकों पर एकाधिकार स्थापित करना। इसके अलावा जब भी हथकरघा में काम करने वालों या उत्पादकों को उपनिवेश राज्य द्वारा नौकरी पर रखा जाता था, उनमें अधिशेष को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं हड़पा जाता था जैसे औद्योगिक पूंजीपति करते थे, बल्कि व्यापारी शोषक के रूप में करते थे। राज्य शक्ति का प्रयोग करके अधिशेष या राजस्व की सीधी चोरी करना होता था। औपनिवेशिक राज्य को अपने उपनिवेश को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए अधिक आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। सेना के लिए हथियार आदि की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त उपनिवेश के अधिशेष की सीधी चोरी करने के लिए वित्तीय आवश्यकताएं भी होती थीं, क्योंकि उपनिवेश तो औपनिवेशिक देश से ज्यादा
आयात नहीं करते थे और औपनिवेशिक राष्ट्र को अधिक वित्त की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष चोरी किया हुआ औपनिवेश औपनिवेशिक देश के व्यापारियों, निगमों और लेन देनकर्ताओं के लाभ का एक स्रोत था। उपनिवेश में कार्यरत अधिसंख्यक यूरोपीय लोगों ने भी ऊंचे वेतन, रिश्वत आदि के रूप में उपनिवेश के वित्तीय संसाधनों के बहुत बड़े भाग की चोरी की थी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपनिवेशवाद के इस चरण के दौरान अधिशेष की लूटपाट और प्रत्यक्ष चोरी करने वाले तत्व काफी शक्तिशाली थे। औपनिवेशिक उत्पादकों का कोई महत्वपूर्ण माल उपनिवेश में आयात नहीं होता था। इस काल के दौरान औपनिवेशिक शासन की मूल विशेषताएं यह रहीं कि उपनिवेश में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं लाया गया। प्रशासन, न्याय व्यवस्था, परिवहन, संचार, कृषि और औद्योगिक उत्पादनों के तरीके, वित्तीय संगठन या व्यावसायिक प्रबंधन के स्वरूप, शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र, संस्कृति और सामाजिक संगठनों आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल सैन्य संगठन और तकनीक में परिवर्तन किया गया, क्योंकि उपनिवेश में समकालीन स्वतंत्र सरदार और शासक इस प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे। राजस्व संग्रह को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन के शीर्ष ढांचे में भी बदलाव लाया गया। दूसरा चरण, व्यापार द्वारा शोषण का काल। उस समय औपनिवेशिक राष्ट्रों में नवोदित औद्योगिक और व्यावसायिक हितों में उपनिवेशों के शोषण करने के तत्कालीन तरीकों को अस्वीकृत किया और शोषण को अपने हितों की सिद्धि के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता महसूस की। इस समय उपनिवेशों पर नियंत्रण एक लंबी अवधि तक चलने वाली अवधारणा बन गई थी, तो औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपति वर्ग ने सम्मिलित रूप से अधिशेष चोरी के स्वरूप की मांग की। यह वर्ग इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। यह माना गया कि इस वर्ग के लाभ के लिए लूटपाट का तरीका पुनर्उत्पादन की स्थिति के सृजन के अन्य तरीकों से अपेक्षाकृत कम सक्षम था। औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग इस बात से संतुष्ट था कि उपनिवेश में उनके द्वारा उत्पादित माल की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसके लिए उपनिवेश के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके वैसे भी कई कारण थे। यदि उपनिवेश अपना निर्यात बढ़ाता तो वह और अधिक आयात खरीद सकता था। इसमें उपनिवेश को लाभ कृषिगत और खनिज उत्पादन से ही हो सकता था। उपनिवेश के निर्यात से एक तो संपदा का विकास हो सकता था, दूसरे व्यावसायिक लाभ अर्जित करने व उपनिवेश में कार्यरत यूरोपीय को पेंशन इत्यादि देने के लिए विदेशी मुद्रा मिल सकती थी। कच्चे माल और खाद्यान्न के लिए साम्राज्य से बाहर निर्भर होना चाहते थे, इसीलिए उपनिवेश में कच्चे माल के उत्पादन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। औपनिवेशिक शासक उपनिवेश को इस प्रकार बना सकते थे। उपनिवेश को कृषिगत और खनिज संपदा के क्षेत्र में एक पुनर्उत्पादन उपनिवेश के रूप में विकसित किया जाना साम्राज्यवादियों के लिए आवश्यक बन गया था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुपूरक के रूप में उपनिवेश को इस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता था कि वह उसके तैयार माल के लिए बाजार भी बन जाए और कच्चा माल का भंडार भी बन जाए। उपनिवेश के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक ढांचे के तहत तो इस चरण में उसका शोषण नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस संरचना को इस प्रकार परिवर्तित करना था कि उससे औपनिवेशिक हितों की समवृद्धि हो सके। यह पुनर्गठन, विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर किया गया। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से इस प्रकार एकीकरण किया गया जिससे औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचे। इस एकीकरण के लिए उपनिवेश में विदेशी व्यापार को स्वतंत्र बना दिया गया। यह स्वतंत्रता विशेष रूप से औपनिवेशिक राष्ट्र के हितों को मद्देनजर रखकर दी गई। औपनिवेशिक पूंजीपतियों को उपनिवेश में कारखाने लगाने, व्यापार करने, परिवहन और खनन के क्षेत्र में कार्य करने की खुली छूट दे दी गई। कुछ मामलों में यह छूट उद्योग स्थापित करने के लिए दी गई। कृषि संबंधी संरचना में परिवर्तन इस उद्देश्य से किए गए जिससे वहां पूंजीवादी खेती की शुरुआत करके उपनिवेश को एक पुनर्उत्पादन देश में बदल दिया गया।
इसी प्रकार परिवहन और संचार व्यवस्था को उन्नत बनाने की भी प्रयास किए गए। सबसे ज्यादा परिवर्तन प्रशासन के क्षेत्र में किए गए। औपनिवेशिक राष्ट्र के तैयार माल को बेचने के लिए और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए गांव और कस्बों को अंदर तक पहुंचना आवश्यक था और इसके लिए औपनिवेशिक प्रशासन को अधिक व्यापक और विस्तृत बनाया गया। उपनिवेश कानून व्यवस्था को तो पूरी तरह ही परिवर्तित कर दिया गया था। इस समय उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेश में पश्चिमी पूंजीवादी कानूनी और न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई। ये परिवर्तन आपराधिक विधि, संविदा विधि और नागरिक विधि प्रक्रिया से संबंधित रहे। विवाह और वसीयत सहित वैयक्तिक कानून इन परिवर्तनों की परिधि से बाहर ही रहे। नए विस्तृत और व्यापक प्रशासन तंत्र की जरूरत को देखते हुए आधुनिक शिक्षा की भी शुरुआत की गई, लेकिन आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य उपनिवेश के समाज और संस्कृति को भी परिवर्तित करना था। उपनिवेशवाद के इस दूसरे चरण में एक उदार साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधारा व साम्राज्यवादी राजनेताओं और प्रशासकों के ऐसे वर्ग अस्तित्व में आए जो उपनिवेश के लोगों को लोकतंत्र और स्वशासन की कला में प्रशिक्षित करने की बात करते थे। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि यदि उपनिवेश के लोग कानून और व्यवस्था के सद्गुणों, व्यापारिक संविदाओं की बाध्यता, स्वतंत्र व्यापार और आर्थिक विकास आदि को सीख लेते तो औपनिवेशिक राष्ट्र द्वारा उपनिवेश से अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण हटा लेने के बाद भी उपनिवेशवाद के आर्थिक हितों का निर्वाह हो सकता था। तीसरा चरण विदेशी निवेश और औपनिवेशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का काल। नई यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिका और जापान के औद्योगिकीकरण का प्रसार, उद्योग में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण की रफ्तार तेज होना, अंतरराष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति के कारण विश्व बाजार का और अधिक एकीकरण हो जाना, अब नए सुरक्षित और एकाधिकारी बाजार के लिए सघन संघर्ष शुरू हो गया था। यह संघर्ष कृषि और कच्चे खनिजों व खाद्यान्नों के स्रोतों को ढूंढने के लिए भी था। इन सब के अलावा घर में पुनर्उत्पादन के विस्तार और उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों के शोषण के बढ़ने से विकसित पूंजीवादी देशों में पूंजी का प्रचुर संचय हो गया। इसके साथ साथ कई देशों में पूंजी की ओर ध्यान केंद्रित होने लगा और बैंक की पूंजी का औद्योगिक पूंजी के साथ विलीनीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी का बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ और पूंजी निवेश के लिए एकाधिकारी क्षेत्रों की खोज आरंभ हुई। अब बाजार कच्चे माल के स्रोत और पूंजी निर्यात तीनों पहलू एक दूसरे से परस्पर संबंध हो गए। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच विश्व के विभाजन और पुनर्विभाजन का संघर्ष है जो तेज हो गया और पुराने उपनिवेशों को नए तरीकों से इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके सामाजिक अधिशेष और मानव शक्ति को इस संघर्ष के मुकाबले के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। राष्ट्रवाद, साहस और साम्राज्य के महिमा मंडल और औपनिवेशिक शक्ति अपने राष्ट्र में उभरते और सामाजिक मतभेदों को शांत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। औपनिवेशिक शासन को स्थायी बनाने को अब भी कीमत पर आवश्यक माना गया, लेकिन यह विशेष रूप से औपनिवेशिक पूंजी को आकृष्ट करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। इस चरण में उपनिवेश के प्रत्यक्ष बंदरगाह, कस्बे और गांव को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। प्रशासन जब अधिक नौकरशाही, नदी विस्तृत और प्रभावी बना दिया गया था, अब उपनिवेशों के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित किए जाने की बात दफन हो गई और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को बढ़ते दबाव के कारण ही बाद में पुनर्जीवित हुई। इसके स्थान पर परोपकारी निरंकुशता की बात की जाने लगी, जिसके अनुसार उपनिवेश के लोगों की स्थायी अपरिपक्वता के कारण उन पर स्थायी ट्रस्टीशिप लागू रखने की बात कही गई। उपनिवेश के लोगों की भौगोलिक स्थिति, वंश, जलवायु, इतिहास, सामाजिक संगठन, संस्कृति और धर्म को ऐसे कारणों में गिनाया गया जिनके कारण ये लोग स्वशासन के लिए स्थायी रूप से अयोग्य समझे जाते थे। इस तरह का विचार और
उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण के उस विचार का उल्टा था जिसमें कहा गया था कि उपनिवेश के लोगों को भी प्रशिक्षित और शिक्षित करके यूरोपीय लोगों के समान बनाया जा सकता है। भारतीय समाज में उपनिवेशिक हस्तक्षेप। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय समाज के भी प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप। भारत अंग्रेजी राज के कारण पश्चिमी जगत के संपर्क में आया, जिसके परिणाम स्वरूप जो विचार पश्चिमी यूरोप में विकसित हुए थे उनका भारत में भी प्रवेश हुआ। व्यापार और यात्रा के जरिए भारत का न केवल एरिया बल्कि यूरोप के देशों से सदियों पुराना संबंध रहा। इस तरह के स्रोतों द्वारा पश्चिमी जगत की घटनाओं की जानकारी भारत को 18वीं शताब्दी से ही मिलती रही थी। भारतीय लोगों को बौद्धिक जीवन पश्चिम के बुद्धिवाद, मानवतावाद, लोकतंत्र और संप्रभुता जैसे विचारों से प्रभावित हुए। इन विचारों के प्रभाव से भारतीयों की दृष्टि न केवल अपने समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार के प्रति आलोचनात्मक हो गई, बल्कि वे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वास्तविक प्रकृति को भी समझने लगे। ये विचार कई माध्यमों से फैले, जिनमें शिक्षा, प्रेस, पम्फलेट और जनसभाएं प्रमुख हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षा के प्रति अपेक्षित था, लेकिन 1858 के बाद तो उनका रुख उच्च शिक्षा के प्रति भी शत्रुतापूर्ण हो गया। जब अनेकों शिक्षित भारतीय अपनी आधुनिक शिक्षा द्वारा साम्राज्यवादी और अंग्रेजी शासन की उपनिवेश विरोधी राजनीतिक आंदोलनों को संगठित करने लगे, तो अंग्रेज शासकों ने उच्च शिक्षा के निरंतर नियंत्रित और सीमित करना शुरू कर दिया। शिक्षा का संगठन और तरीका, उद्देश्य, प्रकार, विषय, सामग्री आदि उपनिवेशवाद की सेवा करने के उद्देश्य से तैयार की गई। आधुनिक तकनीकी शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा किया जाना था, जो आधुनिक उद्योगों के विकास और उद्भव के लिए मूलभूत आवश्यकता थी। भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर बल दिया जाना एक अलग बात थी। इससे न केवल जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हुआ, बल्कि इसने तो शिक्षित भारतीयों और जनसाधारण के बीच भी एक महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा कर दी। शिक्षा को पर्याप्त राशि आवंटित न किए जाने से धीरे धीरे शैक्षिक मानदंड निम्न स्तर पर पहुंचने लगे। आधुनिक उद्योगों, यातायात के नए कर्मियों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन को नई दिशा मिली। सामाजिक एकाधिकारिता और जातीय कठोरताएं ध्वस्त हो गई थीं। पुरानी भूमि और ग्रामीण संबंधों को संपूर्ण विघटन ने देश भर में जातीय संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया। शुरुआत में औपनिवेशिक राष्ट्र की नीतियों ने उपनिवेश में सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। कुछ सीमा तक कुछ अधिकारियों में सामाजिक अन्याय, भारतीय जाति व्यवस्था और समाज में महिलाओं की हीन दशा को देखकर मानवतावादी भावना भी विकसित हुई। इस स्तर पर सुधारों में ईसाई मिशनरियों ने भी योगदान दिया, लेकिन बहुत ही शीघ्र उपनिवेशवाद की मूलभूत प्रकृति और दूरगामी हितों के कारण सामाजिक सुधारों के प्रति औपनिवेशिक नीतियां बदल गईं। इसके बाद तो अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों से अपना हाथ खींच लिया और वे समाज के रूढ़िवादी और प्रतिगामी तत्वों का साथ देने लगे। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप। कृषि का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत की कृषिगत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण फेरबदल किया, लेकिन यह सब भारतीय कृषि के लिए विकास के उद्देश्य से नहीं किया गया, बल्कि राजस्व संग्रह करने, सभी अधिशेषों और अपने लिए उपयोग करने और यहाँ की कृषि को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को सहायक बनाने के लिए किया गया। पुरानी संस्थाओं और संबंधों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह नए संबंधों ने ले ली। अंग्रेजों ने भू राजस्व और काश्तकारी की दो प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की। इनमें पहली जमींदारी व्यवस्था थी, इसे बाद में महालवारी व्यवस्था के नाम से उत्तरी भारत में लागू किया गया। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी की थी। इस व्यवस्था से काश्तकार किसानों को नुकसान हुआ, उन्हें ऊंची दर पर लगान अदा करना पड़ता था और
सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से वे एक किराएदार की हैसियत से कार्य करते थे। उन्हें बहुत सारे अवैध देयों का भुगतान करना पड़ता और जबरन बेगार करनी पड़ती थी। इस नई व्यवस्था द्वारा भूमि की मालिक सरकार बन गई थी। काफी बाद 1901 में क्रमिक रूप से राजस्व दर घटा दी गई, लेकिन तब तक कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में अंग्रेजों ने नीतियों का एक दुष्परिणाम यह निकाला कि देश भर में धन उधार देने वाला, जो कि साहूकार वर्ग, एक वर्ग महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। काश्तकारों को उधार ली गई राशि का ऊंची दर पर ब्याज अदा करना पड़ता था और उन्हें फसल सस्ते दामों पर ही बेचनी पड़ती थी। दूसरी तरफ साहूकार अपने लाभ के लिए न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र से जोड़ तोड़ बिठाकर रखते थे। सरकार तो वास्तव में इन साहूकारों की सहायता करती थी, क्योंकि बिना इनकी सहायता से वह ना तो राजस्व संग्रह कर सकती थी और ना ही निर्यात के लिए कृषिगत उत्पादों के बंदरगाहों तक पहुंच सकती थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन साहूकारों ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। जमींदारी और रैयतवाड़ी की व्यवस्थाओं के द्वारा भूमि का बड़े पैमाने पर उसके वास्तविक स्वामियों से साहूकारों, सौदागरों, कर्मचारियों और धनी किसानों के हाथों में सौंप दी गई। इससे भूस्वामित्ववाद देश भर में महत्वपूर्ण बन गया। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गरीब काश्तकारों के पास खेती के सुधार के लिए कोई संसाधन नहीं थे। भूमिपतियों को कोई आकर्षण नहीं था और औपनिवेशिक सरकार का तो व्यवहार ही विचित्र भूस्वामियों जैसा था। सरकार का तो सारा ध्यान अच्छा राजस्व एकत्रित करने की ओर रहा और उसने भारतीय कृषि के विकास और समृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 20वीं शताब्दी के बारे में कृषि संबंधित आंकड़ों के अनुसार भी उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी स्थिति नहीं थी, जबकि संपूर्ण कृषि उत्पादन में 1901 एवं 1939 के बीच 14% की गिरावट आई। खाद्यान्न के प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में इस समानतापूर्ण में 24% की कमी आई। यह गिरावट अधिकतम 1918 के बाद आई। व्यापार और उद्योग पर प्रभाव। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के हितों की पूर्ति के लिए कृषि की तरह ही व्यापार और उद्योग पर ही नियंत्रण किया। निसंदेह इससे भारत में व्यापारिक क्रांति हुई और भारत का संबंध विश्व बाजार से हुआ, लेकिन इसने भारत को अधीनता की ओर ढकेल दिया। विशेष रूप से 1858 के बाद विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई और 1899 में यह 213 करोड़ रुपए हो गया। 1924 में यह सर्वाधिक 758 करोड़ रुपए रहा, लेकिन विदेशी व्यापार में यह प्रगति भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सकारात्मक नहीं थी, न ही उससे भारत के लोगों की जीवन दशा सुधारने में कोई योगदान मिला। विदेशी व्यापार को भारत की अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक व विश्व पूंजीवाद पर निर्भर बनाने के लिए एक साधन के रूप में अपनाया गया था। भारत में ब्रिटिश की बनी हुई वस्तुओं का ढेर लग गया था। ब्रिटेन व अन्य देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल का उत्पादन और निर्यात कराया जाने लगा। इस अवधि में भारतीय विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि निर्यात आयात की अपेक्षा हमेशा अधिक रहा, लेकिन हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भारत के हित में था। इस निर्यात से भारत को अन्य देशों पर भविष्य के लिए कोई अधिकार नहीं मिले, बल्कि भारतीय पूंजी और संसाधनों का निकास ही हुआ। यह भी स्मरणीय है कि विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग विदेशी लोगों के हाथ में था। लगभग सारा व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा ही होता था। ब्रिटिश शासन की नीति का प्रमुख दुष्परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का समय समय पर पतन हुआ और विनाश हो गया। इससे भारत को न केवल एशिया और यूरोप के विदेशी बाजारों से हाथ धोना पड़ा, बल्कि बड़े पैमाने पर मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं से भारतीय बाजार भर गए। इसके बाद तो स्वदेशी शिल्प उद्योग लगभग समाप्त हो गया।
स्वदेशी उद्योगों के विनाश और रोजगार के अन्य साधनों के अभाव के कारण लाखों शिल्पी खेती करने के लिए बाध्य हुए। इस प्रकार भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप। ब्रिटेन ने तत्कालीन शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहा। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप का प्रमुख उद्देश्य भारतीय क्षेत्र से अधिक लाभ कमाना व भारत पर ब्रिटेन की पकड़ को और मजबूत बनाना था। इस दृष्टि से कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया ताकि निर्विघ्न रूप से भारत से व्यापार किया जा सके और यहाँ से संसाधनों का शोषण जारी रह सके। नागरिक सेवाएं। भारत में नागरिक सेवाओं का शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू से ही पूर्वी देशों से अपना व्यापार ऐसे कर्मचारियों के द्वारा किया जिन्हें कम वेतन दिया जाता था, लेकिन जिन्हें निजी रूप से व्यापार करने की छूट थी। बाद में जब कंपनी प्रादेशिक बन गई तो ये कर्मचारी ही प्रशासनिक कार्य करने लगे। कर्मचारी अब काफी भ्रष्ट हो गए। स्थानीय जुलाहों, हस्तशिल्प व्यापारियों और जमींदारों के दमन, राजाओं और नवाबों से घूस और उपहार आदि लेकर व अवैध निजी व्यापार के द्वारा अपार पूंजी कमाकर ये कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए। लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने इस भ्रष्ट प्रकृति को रोकने के प्रयास किए, किंतु वे कुछ हद तक ही सफल रहे। कॉर्नवालिस, जो 1786 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अनुभव किया कि जब तक कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता, उनसे कुशल और सच्ची सेवाओं की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए उसने निजी व्यापार और घूस का उपहार स्वीकार करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कठोर नियम लागू किए। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। उदाहरण के लिए जिला कलेक्टर को 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन और जिले से प्राप्त राजस्व पर 1% कमीशन देना निश्चित कर दिया गया। इसलिए वेतन की दृष्टि से कंपनी की नागरिक सेवाएं विश्व की श्रेष्ठतम सेवाएं हो गई थीं। कॉर्नवालिस ने वरिष्ठता को पदोन्नति का आधार बनाया ताकि इन सेवाओं के सदस्य बाह्य प्रभावों से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकें। उसने असैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले नए युवाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कंपनी के निर्देशकों ने उसके इस कार्य को अस्वीकृत कर दिया और 1806 इसकी जगह इंग्लैंड में हेलबरी स्थान पर कंपनी ने अपना ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू किया। 1853 तक सिविल सेवाओं में नियुक्ति का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था कर देने से कि नागरिक सेवाओं में सभी भर्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी, उनका यह अधिकार भी छिन गया। कॉर्नवालिस के समय से ही भारतीय नागरिक सेवाओं की एक विशेषता यह रही कि उनसे भारतीयों को पूरी तरह अलग रखा गया। 1793 में औपचारिक रूप से यह व्यवस्था कर दी गई कि $500 प्रति वर्ष से अधिक वेतन पाने वाले प्रशासन के सभी उच्च दरों पर अंग्रेजों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार के अन्य विभागों जैसे सेना, पुलिस, न्यायिक सेवा, इंजीनियरिंग के लिए भी यही नीति अपनाई गई। वास्तव में उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखने का एक सुविचारित नीति थी। इन सेवाओं की जरूरत उस समय थी जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसे मजबूत करने का समय था। ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्ग और भारतीय नागरिक सेवाओं व अन्य सेवाओं में अपने पुत्रों व हितैषियों का एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। वास्तव में इन नियुक्तियों के लिए वे परस्पर खूब लड़े। कंपनी के निर्देशकों और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच स्थायी झगड़े की जड़ यह नियुक्ति करने का अधिकार ही था। तब वे भारतीयों की इन पदों पर नियुक्ति को स्वीकार कर ही कैसे सकते थे, तो भी निम्न पदों पर काफी बड़ी संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि वे वेतन के पद से जिनके लिए भारतीय आसानी से उपलब्ध हो पाते थे।
भारतीय नागरिक सेवाएं धीरे धीरे विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली व कौशल सेवाएं बन गईं। इनमें स्वतंत्रता, निष्ठा व परिश्रम की कुछ परंपराएं विकसित हो गई थीं। इनसे ब्रिटेन के हितों की ही पूर्ति होती थी। वे यह मानने लगे कि भारत पर शासन करना उनका दैवीय अधिकार है। भारतीय असैनिक सेवाएं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को जीवंतता प्रदान की, प्राय इस्पाती ढांचे के नाम से भी पुकारी जाती थीं। सेना। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा प्रमुख स्तंभ सेना थी। सेना ने तीन प्रमुख कार्य किए। कंपनी की सेना के अधिकांश सिपाही भारतीय होते थे। वे वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों से भर्ती किए जाते थे। उदाहरण के लिए 1857 में कुल 3,11,400 सिपाहियों में से 2,65,900 भारतीय थे। इसके अधिकारी अंग्रेजी होते थे, विशेष रूप से कॉर्नवालिस के समय से। 1856 में सेना में कुल 3 ही भारतीय अधिकारी ऐसे थे जिनका वेतन 300 रुपये प्रति माह था, व जिन्हें उच्चतम सूबेदार का पद प्राप्त था। फौज में अधिकतर भारतीय ही शामिल किए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश फौज काफी महंगी होती थी। इसके अलावा भारत जैसे देश को जीतने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी। सेना में ऑफिसर के पदों के लिए ब्रिटिश अधिकारी चुने जाते थे व कुछ ब्रिटिश फौज रखी जाती थी, ताकि भारतीय सिपाहियों को नियंत्रण में रखा जा सके। फिर भी आश्चर्य होता है कि सेना में अधिकतर भारतीय होने के बावजूद भी मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को जीतकर अपने नियंत्रण में कर लिया। इसके दो संभावित कारण हैं। पहला, उस समय देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। बिहार व अवध के किसी सिपाही ने ना ऐसा सोचा और ना ही वह सोच सकता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की मदद करना भारत विरोधी है। दूसरा, भारतीय सिपाहियों में यह परंपरागत भावना थी कि जो उनको रोटी देता है उसके प्रति निष्ठा से सेवा करें। सिपाहियों की नियमित व ठीक वेतन भी दिया जाता था, जबकि भारतीय राजा व नवाब ऐसा नहीं कर रहे थे। पुलिस। ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ पुलिस थी, जिसका सृजनकर्ता भी कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों से पुलिस के कार्य के लिए व कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थायी पुलिस फोर्स बनाई। इसके लिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। इस कार्य में भारत ब्रिटेन से भी आगे रहा, क्योंकि वहां पुलिस की व्यवस्था आरंभ नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस ने दरोगा के नेतृत्व में, जो भारतीय होता था, सर्किल या थानों की व्यवस्था की। बाद में जिले के पुलिस संगठन के नेतृत्व के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जिला अधीक्षक के पद का सृजन किया गया। पुलिस में भी ऊंचे पदों से भारतीयों को अलग अलग रखा गया। गांव का चौकीदार ही पुलिस का कर्तव्य निभाता था, जिसका खर्चा गांव वाले ही देते थे। न्यायिक संगठन। अंग्रेजों ने सिविल व आपराधिक अदालतों के एक पद सोपान को अपनाकर न्याय करने की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। इसे वारन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा इसे वास्तविक किया गया। हर एक जिले में एक दीवानी या सिविल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करता था, जो सिविल सेवा का अधिकारी होता था। कॉर्नवालिस ने इस प्रकार सिविल जेल व कलेक्टर के पदों को अलग अलग कर दिया। जिला न्यायालय के बाद पहले सिविल अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में और अंत में सदर दीवानी अदालत में अपील की जा सकती थी। जिला न्यायालयों से नीचे रजिस्ट्रार का न्यायालय होता था, जिसका प्रमुख यूरोपीय व्यक्ति होता था, व इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते थे, जिनके प्रमुख भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। आपराधिक मामलों से निपटने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांटा, जिनमें से प्रत्येक में सिविल कर्मचारियों की देखरेख में सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। सर्किट अदालत के बाद अपील सदर निजामत अदालत में की जाती थी। आपराधिक न्यायालय में मुस्लिम आपराधिक विधि को सुधार कर व कम दंडनीय बनाकर लागू किया गया, ताकि वैसी अन्य सजाएं रोकी जा सकें। सिविल अदालतों में अज्ञात समय से चले आ रहे क्षेत्र विशेष में प्रचलित या लोगों में मान्यता प्राप्त रीति रिवाज या परंपरागत कानून को लागू किया गया। 1831 में विलियम बेंटिक ने अपील की कि प्रांतीय अदालतों का सर्किट अदालतों को
समाप्त कर दिया। उनके कार्य कमिश्नरों को और बाद में जिला मजिस्ट्रेटों व जिला कलेक्टरों को दे दिए गए। बेंटिक ने न्यायिक सेवाओं में भारतीयों की शक्तियों को और सम्मान से बढ़ा दिया और इनकी नियुक्ति डिप्टी मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ जजों व प्रांतीय सदर अमीनों के रूप में की जाने लगी। 1865 में दीवानी और निजामत सदर अदालतों की जगह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। भारत में न्याय की परंपरागत व्यवस्था रीति रिवाजों कस्टमरी लॉ पर आधारित थी, जो एक काफी पुरानी परंपरा व व्यवहार पर आधारित थे। कई कानून शास्त्रों का शरीयत के साथ साथ शाही सत्ता पर आधारित थे। यह सामान्य रूप से अंग्रेज कस्टमरी लॉ को ही अपनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई व्यवस्था विकसित कर ली। उन्होंने विनिमय शुरू किए, तत्कालीन कानूनों की संहिताबद्ध किया व उन्हें न्यायिक व्यवस्थाओं द्वारा समय अनुकूल व व्यवस्थाकृत बनाया। 1833 के चार्टर में कानून बनाने की सभी शक्तियां सह-परिषद गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गईं। 1833 में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि के आयोग का गठन किया गया। इसके प्रयासों से भारतीय दंड संहिताएं, इंडियन पेनल कोड, पाश्चात्य आधार पर सिविल व आपराधिक प्रक्रिया संहिताएं व अन्य कानून संहिताएं बनी। इस प्रकार पूरे देश में एक ही तरह के कानून हो गए व उन्हें एक ही तरह की अदालतों की व्याख्याओं द्वारा लागू किया गया। विधि का शासन। इसका अर्थ यह था कि कम से कम सिद्धांत रूप में प्रशासन का कार्य कानूनों के अनुसार जो व्यक्तियों के अधिकारों, सुविधाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं चलाया जाएगा, न कि शासकों की इच्छाओं व व्यक्तिगत विवेक के आधार पर। विधि के शासन का एक प्रमुख लक्षण यह था कि अपने कर्तव्यों को पूरा न करने या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर अधिकारियों को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था। विधि का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी था। यह सत्य है कि भारत में पहले के शासक रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा प्रतिबंधित थे, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कोई प्रशासनिक कदम उठाने पर विधिक अधिकार था और उनके ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जिसके प्रति वे जवाबदेह हों। विधि के समक्ष समानता, जिसका तात्पर्य कानून की नज़रों में सभी को समान समझा जाने से था। सभी लोगों पर उनकी जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म और वर्ग के भेदभाव के एक ही कानून लागू था। इससे पहले की न्याय व्यवस्था में ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को गैर ब्राह्मणों से कम दंड दिया जाता था। ठीक इसी तरह जमींदार और कुलीनों पर आम आदमियों की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाता था। फिर भी विधि के समक्ष समानता के उस उत्तम सिद्धांत का एक अपवाद भी था कि यूरोपीय और उनकी संतति के लिए अलग अदालतें और अलग कानून थे। आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। व्यवहार में जहां एक अन्य प्रकार की कानूनी समानता प्रकट हुई, न्याय महंगा हो गया था, क्योंकि वकीलों और न्यायालयों की फीस काफी ऊंची होती थी। अदालतें भी जिला मुख्यालय पर ही होती थीं व मामले वर्षों तक लंबित पड़े रहते थे। धन्यवाद।